आज की चर्चा की शुरुआत एक बड़े दिलचस्प तथ्य से करते हैं। दुनिया में हम जो भी खाते हैं उसमें से हर 3 में से एक निवाला वो सीधे सीधे एक छोटे से जीव की मेहनत पर निर्भर करता है। मधुमक्खी। बिल्कुल, मधुमक्खी। ये सिर्फ हमें शहद ही नहीं देती, बल्कि हमारी पूरी जो खाद्य श्रृंखला है उसकी एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। और ये बात अक्सर लोग इस पे ध्यान नहीं देते। हम शहद की बोतल तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पूरी एक सभ्यता काम कर रही है उसे नहीं देख पाते। सभ्यता, अरे वाह, मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे मधुमक्खी पालन, प्रकृति और प्रगति का संगम पर एक वैज्ञानिक परिचय देते हैं। तो आज का मकसद इसी छोटी सी पर एक तरह से परफेक्ट सभ्यता को डिकोड करना है। हम समझेंगे कि ये मधुमक्खी पालन, जिसे एपीकल्चर कहते हैं, ये क्या है, इनके समाज का स्ट्रक्चर कैसा है और इससे हमें और पर्यावरण को क्या फायदे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया विषय है, क्योंकि ये सिर्फ शहद के कारोबार की कहानी नहीं है। ये हमारे पर्यावरण, हमारी खेती और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की कहानी भी है। तो चलिए इस दुनिया की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, एपीकल्चर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ मधुमक्खियों को पालना है? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि पालने और वैज्ञानिक तरीके से पालने में एक बड़ा फर्क है। अच्छा। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खियों को एक कंट्रोल्ड, एक वैज्ञानिक माहौल देना। जैसे पुराने जमाने में लोग पेड़ों के खोखल या दीवारों की दरारों से शहद निकालते थे। हाँ, मैंने देखा है। जो कि आप समझ सकती हैं खतरनाक भी था और मधुमक्खियों के लिए बहुत नुकसानदेह भी। तो एपीकल्चर में ऐसा क्या अलग होता है? इसमें सबसे बड़ा फर्क है हाइव का, यानी मधुमक्खी के बक्से का। ये लकड़ी के बने घर होते हैं जो खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं। ओके। इससे मधुमक्खी पालक जो है वो आसानी से कॉलोनी की सेहत देख सकता है, शहद निकाल सकता है, और ये सब कुछ मधुमक्खियों को कम से कम परेशान किए बिना हो जाता है। मतलब ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें दोनों का फायदा है। बिल्कुल। और यहीं से बात उस सभ्यता की तरफ मुड़ती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। स्रोत बताते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल सामाजिक संरचना है। ये किसी भी इंसानी समाज से कहीं ज्यादा कुशल और अनुशासित है। आप सोचिए, एक छत्ते में लाखों सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। कमाल है। मुख्य रूप से 3 तरह के सदस्य होते हैं। एक रानी, हजारों कामगार मधुमक्खियां और कुछ 100 नर मधुमक्खियां जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं। हर किसी की भूमिका इतनी साफ है कि पूरी कॉलोनी एक शरीर की तरह काम करती है। तो चलिए इस समाज की मुखिया से शुरू करते हैं, रानी मधुमक्खी। नाम से तो ऐसा लगता है कि वो सब पर हुक्म चलाती होगी। दिलचस्प बात यही है, वो रानी तो है पर शासक नहीं है। वो छत्ते का दिल है, उसकी धुरी है। उसका काम हुक्म चलाना नहीं, बल्कि वंश को चलाना है। वंश को चलाना। हाँ, पूरे छत्ते में जिसमें 50-60 हजार मधुमक्खियां हो सकती हैं, सिर्फ एक ही रानी होती है। सिर्फ एक? अगर उसे कुछ हो जाए तो पूरी कॉलोनी अनाथ हो जाती है। वो खत्म होने की कगार पर आ जाती है। इसीलिए उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। अच्छा, रानी का एकमात्र और सबसे जरूरी काम है अंडे देना। वो एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है। 2000? हाँ, जो उसके अपने वजन से भी ज्यादा है। इसी से कॉलोनी की आबादी बनी रहती है। उसे छत्ते की माँ कहना ज्यादा सही होगा। अगर रानी सिर्फ अंडे देती है तो इसका मतलब है कि छत्ते का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, छत्ता बनाना, शहद लाना, साफ सफाई, सुरक्षा, ये सब किसी और के जिम्मे है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ी टीम होगी। ये जिम्मेदारी है कॉलोनी की असली वर्कफोर्स की, कामगार मधुमक्खियों की। ओके। ये सभी मादा होती हैं, लेकिन रानी के विपरीत ये अंडे नहीं दे सकती। छत्ते का हर छोटा बड़ा काम इन्हीं के कंधों पर होता है। ये पैदा होने से लेकर मरने तक बिना रुके काम करती हैं। इनके काम क्या क्या होते हैं? क्या ये जन्म से ही तय होते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। इनके काम इनकी उम्र के हिसाब से बदलते हैं। अच्छा। जब एक कामगार मधुमक्खी पैदा होती है तो उसके पहले कुछ हफ्ते छत्ते के अंदर ही बीतते हैं। वो नर्स का काम करती है, यानी लार्वा को खिलाना, रानी की देखभाल करना और छत्ते की सफाई करना। फिर वो थोड़ी बड़ी होती है तो बिल्डर बन जाती है, यानी अपने शरीर से मोम निकालकर छत्ते के नए हिस्से बनाती है। अपने शरीर से? वाह। जी। इसके बाद वो गार्ड बनती है और छत्ते के दरवाजे पर पहरा देती है। और सबसे आखिर में, अपने जीवन के आखिरी चरण में, जब वो सबसे ज्यादा अनुभवी होती है, तब उसे सबसे खतरनाक काम मिलता है, फोरेजर, यानी भोजन लाने का। फोरेजर?
वो छत्ते से बाहर निकलती है, मीलों दूर तक उड़कर फूलों का रस और पराग ढूंढती है और वापस लाती है। कॉलोनी का पूरा जीवन इन्हीं के समर्पण पर टिका है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक ही मधुमक्खी अपनी जिंदगी में नर्स, बिल्डर, गार्ड और सैनिक सारे रोल निभाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो रानी माँ हो गई, कामगार मधुमक्खियां पूरी सेना और वर्कफोर्स हो गई। इस कहानी में नर मधुमक्खी यानी ड्रोन कहाँ फिट होता है? मुझे तो लगता है उसका काम सबसे आसान होगा। आपने एक तरह से सही अंदाजा लगाया, और यहीं पर मधुमक्खी समाज का सबसे, कह सकते हैं, कठोर और हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। ऐसा क्या? ड्रोन का काम वाकई बहुत सीमित है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है नई रानी के साथ प्रजनन करना, ताकि वंश आगे बढ़ सके। बस? वो शहद बनाने, छत्ता बनाने या सुरक्षा में कोई मदद नहीं करता है? बिल्कुल नहीं। वो ना तो डंक मार सकता है, ना ही भोजन इकट्ठा कर सकता है। वो पूरी तरह से कामगार मधुमक्खियों पर निर्भर रहता है, अपने खाने के लिए भी। अरे! लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रजनन का मौसम खत्म होता है या सर्दियों में जब भोजन की कमी होने लगती है, तो कामगार मधुमक्खियां उन्हें बोझ समझने लगती हैं। तो फिर वो क्या करती हैं? वे उन्हें छत्ते से बाहर निकाल फेंकती हैं। क्या? हाँ, उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन ये उस सुपर ऑर्गेनिज्म की सोच है जहां कॉलोनी का अस्तित्व किसी एक सदस्य की जान से कहीं ज्यादा जरूरी है। मतलब काम हो गया तो अब इसकी जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। ये प्रकृति की सबसे बड़ी मिसाल है निर्मम दक्षता की। ये व्यवस्था वाकई बहुत कठोर है, लेकिन शायद इसी अनुशासन की वजह से एक छत्ता इतना सफल होता है। और उनकी ये सफलता सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो हमें इस छोटी सी दुनिया से मिलते हैं। जरूर। स्रोत इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला तो सबसे सीधा फायदा है उत्पाद। शहद और मोम। हाँ, मधुमक्खी पालन का मतलब है बढ़िया शुद्ध शहद और मोम। शहद सिर्फ मीठा नहीं होता, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं। और मोम का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, दवाओं और मोमबत्तियों में होता है। ये तो वो फायदे हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन दूसरा फायदा शायद इससे भी बड़ा है, जो हमारी खेती से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये है परागण यानी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। जब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर रस लेने जाती है, तो वो अनजाने में पराग कणों को भी ट्रांसफर करती है। इसी प्रक्रिया से पौधों में फल और बीज बनते हैं। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक मधुमक्खियों की वजह से सरसों, सेब, सूरजमुखी और न जाने कितनी फसलों की पैदावार 25 से 30% तक बढ़ जाती है। 25 से 30%? मतलब किसान अपनी फसल उगाता है और मधुमक्खियां मुफ्त में आकर उसकी पैदावार बढ़ा देती हैं। ये तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बोनस है। बहुत बड़ा। वो सिर्फ शहद नहीं बना रही, वो हमारी थाली भरने में मदद कर रही हैं। सही बात है। बिल्कुल। और ये हमें तीसरे फायदे पर लाता है, जो है पर्यावरण। पर्यावरण? वो कैसे? मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम की एक तरह से हेल्थ इंडिकेटर हैं। वे सिर्फ हमारी फसलों का ही नहीं, बल्कि जंगलों में जंगली फूलों और पेड़ों का भी परागण करती हैं, जिससे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। मतलब जहां मधुमक्खियां हैं वहां का पर्यावरण स्वस्थ माना जा सकता है। हाँ, और ये आज के समय में बहुत जरूरी है। आपने शायद पॉलिनेटर क्राइसिस के बारे में सुना होगा। हाँ, सुना तो है। जहां प्रदूषण और कीटनाशकों की वजह से दुनिया भर में मधुमक्खियों की आबादी घट रही है। इसका सीधा असर हमारी फूड सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। इसलिए मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद के लिए नहीं, बल्कि इन जरूरी जीवों को बचाने और प्रकृति की मदद करने का एक तरीका भी है। और चौथा फायदा अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, जो इसे एक बेहतरीन व्यवसाय बनाता है। सही कहा। ये कम लागत वाला और ज्यादा मुनाफे वाला काम है। इसे छोटे किसान, भूमिहीन श्रमिक या कोई भी शुरू कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी जगह हो। मतलब ये ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने में भी मदद कर सकता है। बहुत बड़ी मदद कर सकता है, और किसानों की आय दोगुनी करने में भी एक बड़ा रोल निभा सकता है। ये सब सुनने के बाद वाकई लगता है कि ये एक कमाल का काम है। अगर कोई इसे शुरू करने के बारे में सोचे तो उसे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये बहुत मुश्किल है? शुरुआत में जानकारी की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ बेसिक उपकरण बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है। जैसे कि? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है सुरक्षा। इसके लिए एक बी सूट आता है, जिसमें एक जालीदार टोपी, दस्ताने और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े होते हैं। सुरक्षा सबसे पहले, ये तो समझ आता है। और इसके अलावा? दूसरा एक बहुत ही
चालाकी भरा टूल है जिसे स्मोकर कहते हैं। स्मोकर? हाँ, ये एक कनस्तर जैसा होता है जिसमें से धुआं निकलता है। ये मधु